चलो जी। तो बच्चे लीचिंग में ना हमारे पास एक तो था गोल्ड का, ठीक है, और एक था सिल्वर का। और आपको पता था हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैं आपको सीधा एल्यूमिनियम पे शिफ्ट कर गया। एल्यूमिनियम में मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला बेयर्स, दूसरा होल्स प्रोसेस, तीसरा सरपेक प्रोसेस। अगर आपने पढ़ा हो तो, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंगली पढ़ना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा भार आप ही लोगों पे है। 11वीं वाले थोड़े से ढीले हो सकते हैं, आपका तो ढीला होना बिल्कुल नहीं बनता है। क्लियर है? चलो, तो बेयर्स होल्स सरपेक। बेयर्स प्रोसेस में क्या किया बच्चे, हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया। वैसे मैंने इसका समरी बनाई हुई है एंड में जाकर, ये रजी। बेयर्स प्रोसेस में मैंने क्या किया, NaOH से रिएक्शन कराया। होल्स प्रोसेस में मैंने क्या किया, Na2CO3 रिएक्शन से रिएक्शन कराया। और सरपेक प्रोसेस मैंने भी बताना है आपको। लेकिन आपको पता है जो लीचिंग थी उसकी टेक्निक क्या थी, लीचिंग का फंडामेंटल क्या था, लीचिंग का बेस क्या था, बेसिक क्या था। लीचिंग का बेसिस था कि जो आपके पास ओर है वो सोल्यूबल हो, और जो बचा हुआ इम्प्योरिटी गैंग या मैट्रिक्स है वो इनसोल्यूबल हो। ये फंडामेंटल था उसका, अगर आप मुझे सुन समझ पा रहे हो तो पहले नंबर पे बेयर्स है, फिर होल्स प्रोसेस है, अब आपके पास आ गया सरपेक प्रोसेस। ठीक है जी। तो सरपेक प्रोसेस में क्या कर रहे हो भाई, वही सेम बॉक्साइट है, उसका कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। और आपका नाइट्रोजन, अगर पिछले साल ग्रुप नंबर 13 पढ़ा हो आपने, 13, तो उसमें था कार्बन, सॉरी, नाइट्रोजन कैन इजिली फॉर्म द नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड। तो नाइट्रोजन इस एल्यूमिनियम के साथ बना लेगा नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर? तो इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करवा दो, वही व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, अगर आप मेरे साथ क्लास में थे कल परसों तो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1000-1100 पे हीट कर दो, एल्यूमिना। फिर वही क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, सर एल्यूमिना से एल्यूमिना बना लिया, फायदा क्या हुआ? मैंने कहा जी पहले था इम्प्योर, अब आ गया आपके पास प्योर। और इन तीनों की समरी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी यहां लिखी है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। और NaOH से रिएक्शन हुआ, NaAlOH होल फॉर सोल्यूबल। जब NaAlO2 से रिएक्शन हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सोल्यूबल। क्लियर? और कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्शन हुआ तो आपके एल्यूमिना को कार्बन ने रिड्यूस किया, नाइट्रोजन ने रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाया। तीनों में कॉमन बात, तीनों में कॉमन बात, तीनों में कॉमन बात क्या थी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी बना। और तीनों में कॉमन बात, 1000 डिग्री पे हीट करके सभी को आपने कन्वर्ट कर लिया एल्यूमिना में। बेयर्स होल सरपेक, बेयर्स होल सरपेक, अगर आप मेरी बात को समझ गए तो अच्छी बात है। अब मुझे फिर पीछे की तरफ जाना है और चैप्टर को एक बार अगर सीक्वेंस में बोलूं तो सबसे पहले माइनिंग हुई, वहां से मिनरल निकला। वो जो मिनरल है बच्चे, मिनरल, मिनरल उसमें से जो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली मेटल एक्सट्रैक्ट करके दे दे उसको ओर बोल दिया। ओर के अंदर जो गैंग मैट्रिक्स है, जो इम्प्योरिटी है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 4 टेक्निक लगाई। ग्रेविटी सेपरेशन में डेंसिटी का डिफरेंस है, हेमेटाइट पे, टिन स्टोन पे यूज कर लो। मैग्नेटिक सेपरेशन में डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। आपने टिन स्टोन के साथ रखा किसको, वोल्फ्रेमाइट को, अगर आपने मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ा हो तो। तीसरे नंबर पे कौन आ गया जी, फ्रोथ फ्लोटेशन। उसका फंडा है ओर की वेटिबिलिटी टूवर्ड्स ऑयल है, ओर की वेटिबिलिटी टूवर्ड्स ऑयल है, और मैट्रिक्स गैंग की वेटिबिलिटी टूवर्ड्स द वाटर है। ठीक है जी। अगर आपने मेरे को अभी भी सुना हो तो पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया मैंने। क्लियर है? तो अब आपने उसके अंदर, आपने उसके अंदर और लखबीर कहाँ है बेटा? ठीक हो, क्लास में हो, क्लास में बेटा? हाँ जी, ओके ओके गुड, अच्छी साइन है। चलो जी, तो फिर आपने क्या देखा जी, वो जो आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था, उसमें आपने और ऑयल, और ऑयल, तो ऐसा ऑयल डाला जिसकी डेंसिटी कम हो, जो पानी के ऊपर तैरे, तो उसको हमने कलेक्टर बोल दिया। वो ऐसा है जो और को अपने साथ, एक फंडामेंटल ध्यान करना, बुक में क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे तो उन्होंने पूछा सर ये फ्रोथ फ्लोटेशन में फंडामेंटल क्या लगता है, मैंने कहा जी उसमें फंडामेंटल लगता है एडजॉर्प्शन।
तो जहां आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ना, वहां एडजॉर्प्शन अपने हाथ से लिख लेना। जहां फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, बुक से देख के कर रहे हो ना आप लोग, तो वहां फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एडजॉर्प्शन एक वर्ड लिख लेना, एडजॉर्प्शन। किसी बच्चे को अगर एडजॉर्प्शन वर्ड नहीं पता, तो मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में समझा दूं उसको, सरफेस पे एक्यूमुलेशन। यूं करो ना, एक चौक लो, चौक को इंक में डिप करो और तुरंत निकाल लो। चौक को इंक में डिप करो और तुरंत निकाल लो। चौक पे जो शाही इंक लग गई ना, उसको तोड़ के देखो चौक को, अंदर से तो व्हाइट व्हाइट पड़ा है, बाहर सरफेस पे वो ब्लू ब्लैक जैसा भी आप इंक होगी, तो सिर्फ बाहर बाहर एक्यूमुलेट किया, तो उसको बोल देते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमारे सिलेबस में चैप्टर है बच्चे सरफेस केमिस्ट्री करके। तो पता है क्या हुआ, ऑयल और ऑयल, जो ओर है ना ओर, उसकी सरफेस पे ही ऑयल एक्यूमुलेट किया है, तभी इसमें फंडामेंटल कौन सा लगा, ADSORPTION, मतलब एडजॉर्प्शन। और ऑयल में एडजॉर्प्शन फंडामेंटल चल रहा है, एडजॉर्प्शन फंडामेंटल, ठीक है जी। लो जी, लीचिंग की सारी बातें आपसे डन कर ली है मैंने, 1248 का कोड बता दिया था आपको। अब मेरा फोकस जिस तरफ जा रहा है, आपका फोकस भी उस तरफ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, अवनीत क्लास में नहीं है क्या आज? अच्छा, वीडियो नहीं किया इसलिए ठंडा ठंडा बोल रहा है। ओके, चलो जी। अब आप कहां तक पहुंच चुके हो? मैं तो कहूंगा आप कहीं तक ही नहीं पहुंचे अभी तक। आपने सिर्फ ना इम्प्योरिटीज थी वो दूर की हैं, एक्चुअल काम तो अब स्टार्ट होएगा। आपके पास चाहे मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का आपके पास चाहे हाइड्रेट है, मेटल का चाहे आपके पास सल्फाइड है, मेटल का कोई भी फॉर्म है आपके पास, मतलब जो और है, उसको आपने ऑक्साइड में बदलना है। तो अगला टास्क शुरू हो रहा है, क्या, और टू द मेटल ऑक्साइड। ये हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। किसी भी ओर को उसके मेटल के ऑक्साइड में बदलो। कहते जी ओर को मेटल के ऑक्साइड में कैसे बदलोगे? मैंने कहा मेरे पास दो तरीके हैं, एक है कैल्सिनेशन, एक है मेरे पास रोस्टिंग। कहते जी कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? मैंने कहा जी कैल्सिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीटिंग करवाते हैं कैल्सिनेशन के अंदर। और वैसे बताऊं आपको, कैल्सिनेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो हीटिंग ही है। बस इसमें किसको लेना होता है, या तो हाइड्रेट्स, जैसे तुम्हारा एल्यूमिना था Al2O3 डॉट टू वाटर, या तो इसमें हाइड्रेट्स ले लो, या तुम इसमें कार्बोनेट्स ले लो, या तुम इसमें हाइड्रोक्साइड्स ले लो। क्लियर ना? बस उनको हीट करते चले जाओ, वो अपने ऑक्साइड 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 में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जैसे Al2O3 डॉट टू वाटर, कार्बोनेट हो तो याद करो डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम डोलोमाइट, हाइड्रोक्साइड तो आपको शायद मेलेकाइट याद आ जाए। ठीक है जी। क्लासेस के अलावा तुम 2-3 घंटे तो पढ़ लेते होगे नहीं? 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ते? हाँ वही कह रहा हूँ ना। तो चलो अच्छी बात है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 7 आवर्स मिनिमम। एल्यूमिना हो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, जिसको डोलोमाइट बोला मैंने, ये मेरे पास मेलेकाइट है बच्चे, अगर आप सुन समझ पा रहे हो। तो लाइनें क्या है जी, इट इन्वॉल्व्स हीटिंग, मैंने लिख दिया। क्लियर, ऑफ द ओर बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। तो हीटिंग बिलो फ्यूजन टेम्परेचर है, हीटिंग करवानी है बिलो फ्यूजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन जो जिस पे वो पिघलेगा। अगर आप फ्यूजन नहीं समझ पाते हो, तो जिस पे वो पिघलेगा उससे कम कम टेम्परेचर पे हीटिंग करवानी है आपने। ठीक है जी। इन एब्सेंस ऑफ, ये तो पक्का तुम्हें याद ही होएगा 9वीं 10वीं क्लास से, कि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन या तो बिल्कुल मना करते हैं, या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं। लो जी, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, जैसे मैंने बताया हाइड्रेट्स, volatile impurities of sulfur, arsenic, phosphorus in the form of their volatile oxide. Also it leads to the decomposition of any carbonate or into its oxides। जैसे ये हाइड्रेट फॉर्म है, ये आपके पास ZnCO3 का नाम पता है आपको क्या था? कैलामाइन था कि जिंकाइट था, क्या था ये? जिंक कार्बोनेट बच्चे,
पक्की बात? हाँ जी बोलो। कोई बात नहीं, एक दो बातें होंगी तो हम कर लेंगे ना आपस में बात। हो सकता है कि तुमने वो टॉपिक ही ना पढ़ा हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते आ जाएगा। कोशिश आज कर रहे हैं कि मैक्सिमम कवरेज कर दे, लेकिन उसमें तुम्हारा अटेंशन। हाँ, हो सकता है जैसे तुम्हारा आरपीएस करते करते वहां एक नाम आएगा क्यूपलेशन, वहां तुम्हारे पास एक आएगा पोलिंग, ये नाम पहले हुआ करते थे मेटलर्जी में, वो अब है नहीं। लेकिन मैंने उसके डायग्राम के साथ में ड्रॉप पर 12वीं पास बच्चों को भी समझा दिया, जबकि उनके काम की बात थी नहीं। तुम्हारे कई बार बोर्ड बोर्ड में आ जाए तो थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है, तो वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले। एक तो ये हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ध्यान से सुनना भाई। तो यहाँ ये डोलोमाइट है, ये मैंने आपको बताया कौन है जी, ये आपके पास मेलाकाइट है। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रेट, उनको हीट कर करके उनको ऑक्साइड में बदलना। अब मैं 10 सेकंड में सारा सीक्वेंस बोलता हूं। माइनिंग, मिनरल, देन और, देन फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग। लीचिंग के टेक्निक में हमारे पास गोल्ड पे, सिल्वर पे एंड एल्यूमिनियम पे, तीनों के आगे ए आ रहा है। एल्यूमिनियम, गोल्ड, एजी, एयू एजी, उन पे हमने लीचिंग लगाया। उसके बाद हमने शुरू किया क्या, दैट इज द मेटल के जितने भी और है सबको मेटल के ऑक्साइड में बदलो। एक बच्चे ने क्रॉस क्वेश्चन, कोई जबरदस्ती है मेटल के ऑक्साइड में बदलना जरूरी है? मैंने कहा हाँ जी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मैंने कहा जी मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इज इजी, क्योंकि मेटल भी तो बनाना है। तो मेटल के ऑक्साइड्स का रिडक्शन आसान है, दैट्स वाई हम मेटल के ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगला काम क्या कर रहे हो जी, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करना है, ध्यान से सुनना और समझना। ये जनरली बनी हुई है किन के लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए। जनरली इट इज फॉर सल्फाइड ओर्स। अगर पता हो तो दो चार पांच नाम बोल दो। एचजीएस को सिनेबार बोलते हैं, ये जिंक ब्लेंड है, आपको पता होएगा। ये कॉपर पायराइट है, ये ये कॉपर सल्फाइड के साथ में, ये कॉपर पायराइट CuFeS2। लेकिन किसके लिए नहीं है, अगर आपको मेरी बात याद आए, इट इज नॉट फॉर Ag2S। क्योंकि जितने भी महंगे मेटल है, प्रीसियस मेटल्स हैं, उन पे हम ये टेक्निक नहीं लगाएंगे, उनके लिए अलग से लीचिंग बना दी हमने। रोस्टिंग में करना क्या है जी, एक कोड याद कर लो इसकी रिएक्शन का, 2322 का कोड याद कर लो। कहते ये क्या है जी, मैं इनका भी लिख के बता देता हूं। मान लो तुम्हारे पास PbS है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, इससे PbO बन जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तुमने तो, और SO2 बन जाएगी। 2322 बिना सोचे समझे लिख दो, रिएक्शन बैलेंस्ड है। 2322 का कोड याद कर लो रोस्टिंग का। रोस्टिंग में ऑक्सीजन 100% रिक्वायर्ड है, उसके बगैर तुम रोस्टिंग करवाओगे कैसे? क्लियर? उसने क्या कहा, इट इज अ हीटिंग ऑफ द ओर either alone or with or some other material in presence of air below its fusion temperature in roasting definite chemical हमारे पास चेंज होंगे ऑक्सीडेशन वाले, क्लोरीनेशन वाले एटसेट्रा टेक्स प्लेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटी, वो तो पीछे भी हुआ था, मॉइस्चर वो तो पीछे भी हुआ था। मेनट 2322 का कोड याद रखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चाहिए चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों करवाना चाहते हो तो फर्नास सेम लेनी पड़ेगी आपको, बस उसकी वेंट्स ओपन कर दो, क्लोज कर दो, ओपन कर दो, क्लोज कर दो। रोस्टिंग and calcination both are takes place in the same type of furnace, that is reverberatory furnace. There is a reverberatory furnace. रिवर्बटरी फर्नास में दोनों होंगे, बस वेंट्स ओपन है तो रोस्टिंग है, क्लोज है तो आपका कैल्सिनेशन है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इसको रबी कर दूं या ठीक लिखा हुआ वैसे तो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर फ्लक्स और स्लैग की अब इंपॉर्टेंस नजर आएगी। फ्लक्स एंड स्लैग, चलो लिख के बता देता हूं। जब आप रोस्टिंग वगैरह करा रहे हो, कैल्सिनेशन में उसने लिखा था ना अदर मटेरियल, तो वो है फ्लक्स आपके पास। फ्लक्स क्या है जी, फ्लक्स आपके पास वो मटेरियल है जो स्लैग
इम्प्योरिटी से मिक्स होकर उसको इजीली फ्यूजिबल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। इट इज द केमिकल सब्सटेंस, ये वो केमिकल सब्सटेंस है विच कैन रिएक्ट्स विद, तुमने वो कभी डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देखा है जिसमें वो फोर्स एंड फायर ना, वो देखा है वो, बच्चों ने देखा है, उसमें देखा है वो फ्लक्स डालता है उसके अंदर जब वो हीटिंग कर रहा होता है या फिर उसको मेल्ट कराना हो। हाँ वो पाउडर डालता है ना कुछ पाउडर, वो एक्चुअल में यही होता है, वो एक्चुअल में फ्लक्स डालता है उसके अंदर। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद इम्प्योरिटी, विच कैन रिएक्ट विद इम्प्योरिटी एंड मेक्स इट फ्यूजिबल। मेक्स इट फ्यूजिबल मतलब पिघलने वाली बना देगा उसको, फ्यूजिबल एज वेल एज लाइट, उसको हल्का भी कर देगा वो। और अब जो फ्लक्स है आपके पास, इसकी दो कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इंप्योरिटी हमने रख दी हैं। फ्लक्स की दो कैटेगरीज, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। और ये बड़ा आसान है याद करना ना, फर्स्ट डे का कोई भी मेटल, सेकेंड डे का कोई भी मेटल ऑक्साइड लिख दो, सारे के सारे बेसिक ही होंगे, तुम्हें बताने की नीड का है, तुम तो एस ब्लॉक पढ़े हो बंदे हो। क्लियर ना, लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का, ये सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। और एसिडिक की बात करो, तुम्हारा सबसे फेवरेट सिलिका, P2O5 या P4O10 एक ही बात है। ये सब एसिडिक फ्लक्स है, बस देखना ये पड़ेगा ड्यूरिंग मेटलर्जी इंप्योरिटी कैसी है। इंप्योरिटी बेसिक तो यूज करो एसिडिक फ्लक्स, इंप्योरिटी बेसिक तो यूज करो एसिडिक फ्लक्स, उल्टा चलेगा ऑलवेज। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो फिर जो मटेरियल बनेगा, इंप्योरिटी प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्लैग। The fusible material formed by the reaction of flux and impurities, flux plus impurity is equals to क्या बन गया, slag। किसी भी लाइन में आप फंस रहे हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो, वैसे ऐसा कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये एग्जांपल दे रखे हैं जी, ये एसिडिक फ्लक्स है, बेसिक इंप्योरिटी है, बेसिक फ्लक्स है, एसिडिक इंप्योरिटी है, ये स्लैग बन गया है, ये स्लैग बन गया है, ये स्लैग बन गया है। क्या आप सदमे में हैं? प्रतिभा, छवि, जैस्मीन, प्रभसीरत, कहाँ व्यस्त हैं भाइयों और बहनों? अरमान जोत, ऐसे निकम्मे मत बनो यार, हैं? तुम ऐसा सोचो ना, तुम खूबसूरत हो, तुम इतने बदसूरत थोड़ी जो दिखना नहीं चाहते किसी को, हैं? राहुल, कंवर, आतिश, दुपिंदर, मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये करते क्या है यार, और बार बार कहने के बावजूद भी इनको मेरी धमकी भी समझ में नहीं आती। या तो तुम अपने आप को डबल वीआईपी समझते हो, सलमान खान शाहरुख खान टाइप से हाथ हिलाओगे और चले जाओगे, हैं? इतने ताने तो कोई नहीं मारता और इतने सुनता भी नहीं कोई, और तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुमने लेवल क्रॉस कर लिया है। हाँ जी, ये पेज हमारा डन है, इसको एक बार रीड कर लेना, मेरे से बात कर लेना, मैंने इसमें एग्जांपल ही डाले हैं बस, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़े भैया। अब ध्यान से सुनना भी, जब भी कुछ नया प्रोसेस आता है ना, तो एक बार मैं ना उसका पूरा रिवीजन कर देता हूं। माइनिंग, मिनरल, मिनरल से ओर सिलेक्शन हुआ, ओर का हमने कंसंट्रेशन करवाया, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्लियर, लीचिंग हुआ। इसके अलावा एक प्रोसेस हमारे पास लीचिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन के अलावा फ्रोथ फ्लोटेशन हुआ। चलो हटो, अब उसके बाद हमारे पास था कौन, मेटल ऑक्साइड को, सॉरी, मेटल के जितने भी और हैं सबको मेटल के ऑक्साइड में बदलना। उसके लिए हमने रोस्टिंग कैल्सिनेशन कराया और फ्लक्स लैग आ गया, चलो जी क्लोज हुआ मैटर। अब मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदलना है, देखो हम धीरे धीरे विनर बनने जा रहे हैं, मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदलना है। अब सोचो, लास्ट सेकंड लास्ट प्रोसेस हो सकता है ये, क्योंकि मेटल आ गया, अब क्या करोगे, अब मेटल को 99.99% तक प्योर बनाओगे, वो रिफाइनिंग होगी, वो लास्ट प्रोसेस होगा।
तो कहां पहुंच गए हो? मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो शुरू करें भी इस काम को, मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। लियो जी अगली हेडिंग आ रही है। मेटलर्जी अच्छी नहीं लग रही, किसके घर में डॉगी है भाई उसको? क्या आपको पूरी स्कीम समझ में आ गई? एक जल्दी से प्रतिभा इसको जल्दी से बोल देना फटाफट, जो मैंने बोला था तुम्हें 30 सेकंड में सारा बोलना है, हेडिंग बोलनी है शुरू से लेकर एंड तक। प्रतिभा। माइनिंग, माइनिंग, मिनरल, बोलो 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 बोलो। बीच में खा गई बच्चे कंसंट्रेशन। इंस्टीट्यूट वालों से जब मेरी रिकॉर्डिंग निकलवाओगे ना, वो कहेंगे आप बार बार क्यों बोलते हो क्लास में, और इसको मैंने कम से कम 25 से 30 बार बोल दिया है। माइनिंग, मिनरल, देन सिलेक्शन ऑफ ओर, देन कंसंट्रेशन, 4 मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड देन लीचिंग। क्लियर? प्रतिभा ने वीडियो बंद कर लिया, पता नहीं क्यों कर लिया, आई डोंट नो। हाँ जी जपनूर एक बार बोलना जल्दी से 30 सेकंड में फटाफट। हम्म, ठीक है सही जा रहे हो, 98% तक सही चली गई हो, बहुत अच्छी बात है। और अगला रिवीजन करोगी तो अपने आप ही परफेक्टनेस आ जाएगी बातों के अंदर। रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू द मेटल, मतलब कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है जी। अब हमने करना क्या? प्रतिभा ऑन कर लो वीडियो बच्चे, अगर आपने किसी बात को नहीं बताया तो उसको क्यों दिल पे क्यों ले रहे हो यार? ये तो नॉर्मल प्रोसेस क्लासेस का होना चाहिए, कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा आप नहीं बता पा रहे, नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ मैं नहीं बता पाऊँ ये एबनॉर्मल प्रोसेस है। आपने मेरे से कुछ पूछा और मैंने कहा मेरे को नहीं आ रहा यार, ये एबनॉर्मल है, और मैं आपसे पूछूं आप बोलो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा यार, टेक इट इजी। क्या प्रोसेस की सिंपल ही बात है यार, नहीं आया नहीं आया इसमें क्या है, अगली बार में आ जाएगा। उल्टा गेम खेलो तो दिक्कत है कि आप मेरे से पूछो और मैं यार मेरे को नहीं आता यार, तुमको ये क्या आदमी है यार, मैं इसको नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? तो रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल, हाँ जी। कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए तुम्हारा नाम एक बार भी नहीं लिया, ठीक है ना? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, और वैसे हम कहते हैं 12वीं वाले हो चाहे कोई भी हो, क्लास में से एबसेंट नहीं होना। और आजकल तो पुलिस भी बाहर नहीं निकलने देती, तानिया पता नहीं कहाँ घूम के आ गई। अच्छा हाँ जी। क्रूड मेटल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रोस्टेड और कैल्साइंड और इज पुट टू रिडक्शन बाय यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहला टारगेट मेरे पास चलेगा इसके अंदर। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन है, सारे बच्चे सुन लो तुम्हारी बुक के अंदर। इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ठीक है जी। दूसरा आपके पास है, ये तो बड़ा आसान सा है, तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उठ के आ जाएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं इसको। उसके बाद आपके पास है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी क्लियर है? हाइड्रोमेटलर्जी भी लिखता हूं पीछे में। और चौथे नंबर पे प्रोसेस आपके पास आएगा स्मेल्टिंग। क्लियर है? यहां मैंने लिख देना हाइड्रोमेटलर्जी, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन को यूज करते हुए मेटलर्जी, या वाटर को यूज करते हुए जो मेटलर्जिकल प्रोसेस चलेगा, हाइड्रोमेटलर्जी। और ये आयरन की मेटलर्जी में आएगा, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। लेकिन मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं मेटल के ऑक्साइड को मेटल तक लेके जाना है, तो कहते जी सबसे पहला प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। कुछ बुक्स इसको सेल्फ रिडक्शन वर्ड भी यूज करती हैं। यहां बाहर से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें नहीं ला रहे हैं।
कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें नहीं ला रहे, कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हम नहीं ला रहे। क्लियर ना? होएगा क्या जी, इसके अंदर खुद मेटल का जो सल्फाइड है और उसका ऑक्साइड है आपस में रिएक्शन करके रिड्यूसिंग प्रोसेस देंगे। मैं आपको एक एक वर्ड सिखाता हूं, मेरे साथ टिकना और बात को समझना। द सल्फाइड और ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मरकरी, लेड, कॉपर, एक लिखता हूं मैं HgS। ये इसकी रोस्टिंग हो गई। 2322 का कोड आपको सिखाया था, अगर आप क्लास में हो और थोड़ा सा भी सिंसियरली पढ़ रहे हो तो। बाकी चॉइस आपकी है, पढ़ना आपने, पैसा आपने दिया हुआ है, जबरदस्ती कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, ऐसा रूल आज तक नहीं बना है। कोशिश जरूर करते हैं टीचर, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ फेल है। क्लियर? और उसमें मैं भी हूँ कि अगर मैं जबरदस्ती पढ़ाना शुरू करूं तो मैं भी फेल हूं। 2HgS 3O2 2HgO 2SO2। अब इसमें जो मरकरी का ऑक्साइड है, मरकरी का सल्फाइड है, जो HgS अनरिएक्टेड है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी तरफ से बाहर से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला। जो अनरिएक्टेड HgS है वो HgO2 से रिएक्ट कर रहा है, और यहां आपके पास मरकरी और SO2 गैस निकल रही है। बच्चे कहते हैं रिडक्शन हो कैसे गया, ये समझ नहीं आया। मैंने कहा थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, रेडॉक्स भी है। जब कोई -2 से +4 में बदले, इटसेल्फ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इसको आप क्या बोल दोगे? वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगाई थी? कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक्सटर्नली तो हमने कुछ लिया ही नहीं, एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, तो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने लिया ही नहीं। तो इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। इसमें आपका HgS HgO भी एग्जांपल है, Cu2S CuO भी एग्जांपल है, PbS PbO भी एग्जांपल है। एक समझ लो, बाकी सब पे अप्लाई कर दो। कॉपर पे भी एप्लीकेबल हो गया, लेड पे भी एप्लीकेबल हो गया। लेड का सल्फाइड गिलेना है, मरकरी का सल्फाइड सिनेबार है, और ये कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस तो आपको पता ही है, और कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है। एक बार फिर समझो, ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें हुआ क्या? जैसी रोस्टिंग होती गई, बाय डिफॉल्ट ही अपने आप ही क्या चलता रहा? रिडक्शन, रोस्टिंग रिडक्शन, रोस्टिंग रिडक्शन, रोस्टिंग रिडक्शन। तो उसमें जो अनरिएक्टेड HgS है, जो रोस्टिंग में पार्टिसिपेट अब तक नहीं किया है, उसके साथ HgO रिएक्ट करके मरकरी फ्री करता रहेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन। इसके बाद इलेक्ट्रोमेटलर्जी की तो तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। नंबर 2 इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये लो जी NaCl, यह इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, सोडियम +1 में था, सोडियम हाफ क्लोरीन हो गया जी, काम पूरा एक लाइन में ही। तामझाम करने की नीड ही नहीं, मैंने काट रखा है देखो सभी बच्चों के लिए। बस हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हम तो इससे कम से कम 50 गुना ज्यादा सीख कर आए हैं। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस, और आपको अगर हेडिंग समझ में आई तो वो क्या थी? नाउ द मेटल ऑक्साइड टू द मेटल। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर आप मेरे को समझ पा रहे हो तो क्या कर रहा है? नहीं, वो तो रोस्टिंग में था ना बच्चे, तू भूल गया शायद। मेरा जो टारगेट था उसको समझो। अगर तुम्हारे पास रोस्टिंग प्रोसेस हो रही है, तो रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर तुम्हारा मेन टारगेट होता क्या है? जितने भी तुम्हारे पास, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराओगे तो मैंने एग्जांपल क्लोराइड लिया है, लेकिन कन्वर्जन तो मेटल में किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल ही तो किया है। तुम MgO ले लो, तुम यहाँ Al2O3 ले लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही हो रही है, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही हो रहा है वहां भी। तो मेटल के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को, वर्ड बदल देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस कर रहे हो, सिंपल प्रोसेस। तीसरे नंबर पे क्या था जी? हाइड्रोमेटलर्जी, जो पीछे मैंने आपको बताया था। क्या कर रहा है जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन्वॉल्विंग एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइड्रोमेटलर्जी। तो यूज क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी काम आएगी इसमें। क्लियर? सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। सबको पता है 1248 का कोड था, जिसको आपने क्या बोला था? साइनाइड प्रोसेस।
किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात। हाँ जी। मेन फोकस जिस तरफ जाना है वो ये रहा। इससे Na2 AgCN होल 4 था या होल ट्वाइस था, किसी को याद है? लेकिन मेन फोकस अगर आप सीख पा रहे हो तो ये है कि आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, सिल्वर को उसके कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं, उसके बाद जिंक लगाकर उसको बाहर कर लेना। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड, इसको अंडरलाइन कर लेना। इट इज लीज्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। द सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर प्लस 2 इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। तो यहां अगर आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री थोड़ी सी समझ में आ रखी है, हाइड्रोजन कॉपर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन को यूज किया या पानी को यूज किया, नाम दे दिया हाइड्रोमेटलर्जी। ये उतने धांसू टाइप के टॉपिक नहीं होते हैं, जनरल टॉपिक होता है जो सबसे जबरदस्त है। जैसे लीचिंग हुआ, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर। ये लो ग्रेड और ले लिया आपने, स्मेल्टिंग की बात करेंगे बच्चे इसके बाद। अब वैसे स्मेल्टिंग को आगे जाकर भी सीख सकते हो, पूरी आयरन की मेटलर्जी है हमारे पास। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, बार बार सुन लेना। मुझे मेटल फाइनली किसी भी प्रोसेस के हुए चलते हुए फाइनली मेटल बना लेना है। उस मेटल का अब रिफाइनिंग करेंगे, वो अगला स्टेप होगा। क्लियर? इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ द ओर टू द मोल्टन मेटल, वो तो ठीक है, सारी बातें हो गई हैं। किसको यूज कर रहा है? रिडक्शन विद, इसका पहला पार्ट। कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट स्मेल्टिंग के अंदर। तो इसमें आपने क्या किया, Fe2O3 लिखा, प्लस जितने ऑक्सीजन उतने कार्बन लिखे। हो सकता है आपने 11वीं में भी ये रिएक्शन पढ़ी हो, जिसको लेन प्रोसेस बोलते हैं। यहां से फिर आपके पास XM आ गया और YCO बाहर हो गए। और दूसरे नंबर पे क्या कहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसका बी पार्ट स्मेल्टिंग का। क्लियर? हाइड्रोजन और वाटर गैस एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन और वाटर गैस एज रिड्यूसिंग। और आप में से काफी बच्चों को वाटर गैस का फॉर्मूला पता ही होगा, मिक्सचर पता ही होगा, कॉम्बिनेशन पता ही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन और वाटर गैस एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें करना क्या है, बस एग्जांपल सेट करना है और कुछ खास नहीं है। ये टंगस्टन का ऑक्साइड है, जितने ऑक्सीजन है उतनी हाइड्रोजन ले लो। टंगस्टन बाहर हो गया, 3 वाटर मोलिक्यूल्स। हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग है, वाटर गैस भी रिड्यूसिंग एजेंट है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड, हीटिंग द मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको कई बार एक नाम दे देते हैं, जो मुझे याद आ रहा है आपके आरपी असाइनमेंट बुक में कहीं ये लाइन है, पायरो। पायरो मतलब टेम्परेचर, पायरोमेटलर्जी। किसी मेटल ऑक्साइड को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट डालना, उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरो के आगे हीट वर्ड डाल देना बस। किसी भी मेटल के ऑक्साइड को एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट की प्रेजेंस में मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसको बोलते हैं पायरो, टेम्परेचर वाली मेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी। अब सबसे बढ़िया काम शुरू हो गया भाई, सिलेक्शन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलते हैं इलिंगम डायग्राम्स। क्लियर है? अब हेडिंग है आपके पास, सिलेक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करना है हमने, किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करना है हमने। तो इस प्रोसेस के लिए आपके पास किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करना है आपने, इसके लिए आपके पास है इलिंगम डायग्राम्स।
थोड़ा सा इस पे ना फोकस ज्यादा करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही फोकस करके 3 बार हमने क्लास में पढ़ लिया, फिर दूसरों को समझाने वाले हो जाओगे। एक किसी बच्चे से तो मैं समझ ही लूंगा थोड़ी देर में कि यार मुझे लिंगम डायग्राम समझा दे। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का दूसरा वर्जन मैंने लिख दिया, सिलेक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, तो नंबर 1 सारी दुनिया जानती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक फॉर्मूला है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के, ये दोनों फॉर्मूले हमने लास्ट ईयर यूज किए थे, चैप्टर का नाम था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, क्या यूज है अभी धीरे धीरे पता चलेगा। एक बात आपको पता है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो जाए, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा जी अगर जीरो हो जाए, डेल्टा जी नेगेटिव तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस मतलब आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। और नॉन स्पॉन्टेनियस बैकवर्ड। और अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए, रिवर्सिबल। ठीक है जी, इफ डेल्टा जी रिएक्शन इज नेगेटिव, रिएक्शन इज फिजिबल, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है, तो इस पे ज्यादा मगजमारी हम नहीं कर रहे हैं, सीधे बढ़ते हैं इस तरफ। ध्यान से सुन लेना, मैं इलिंगम डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूं, फिंगर टिप्स पे आ जाएगी सारी बातें आपके, लाइन टू लाइन सुनते रहना। बस पहली बात, इलिंगम डायग्राम पढ़ क्यों रहे हो, इलिंगम डायग्राम्स आप पढ़ क्यों रहे हो, क्लियर ना। यहां तक हमारी बात चली। फिर हमने इलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ना शुरू किया, ये है ELLINGHAM। ये इलिंगम डायग्राम्स पढ़ क्यों रहे हो, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इलिंगम डायग्राम हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जस्ट वी वांट द सिलेक्शन ऑफ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हम सिलेक्शन ऑफ गुड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम इलिंगम पढ़ रहे हैं। वो कहेगा जी है क्या ये, आपने कहा ये ग्राफ है किसके बीच, डेल्टा जी वर्सेस टी का। दूसरा आंसर आ गया, कहते जी किसका डेल्टा जी, आपने कहा जी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। कहते हैं लिंगम डायग्राम क्या, मैंने कहा जी गुड रिड्यूसिंग एजेंट पता करने का तरीका। उसने कहा लिंगम डायग्राम बन किसके बीच में रहा है भाइयों और बहनों, तो उसने कहा जी डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच। कहते जी बन तो रहा है बट किसके लिए बना रहे हो, मैंने कहा जी ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए, मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब एक छोटी सी बात मुझे बताना, अगर किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया और उसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव आ गया, मान लो हाईली नेगेटिव आ गया, तो इसको देखकर आप क्या समझे, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बार फिर सोच लो, अगर डेल्टा जी हाईली नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है, फॉरवर्ड। अब एक छोटे से जवाब देना क्वेश्चन का, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज बोला बच्चे ने, क्या सबको समझ में आता है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा बात सुनो, जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। इन्हीं क्वेश्चन को फिर पूछता हूं, अब मैं किसी बच्चे को टारगेट ही कर लेता हूं, मैं जपनूर को टारगेट कर रहा हूं, मान लो जपनूर, पहले जिसका हाईली डेल्टा, पहले तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो एक तो दिमाग से ना हेजिटेशन और डर निकाल दिया करो। अब ये मान के चलो आप सारे क्वेश्चन के आंसर गलत देने वाले और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये सोचकर आंसर देने, ठीक है ना। अब सारे आंसर गलत दोगे ये मान के चलो आप, ठीक है, तो फिर हम चांस ही छोड़ देंगे यार ओवर एक्सपेक्टेशन का। सुनो, अगर किसी का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है तो जपनूर क्या मान के चलती है कि स्पॉन्टेन, ठीक है पहली बात। जिसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है इसका रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है, जपनूर यस और नो। चलो अब मैं ये पूछ रहा हूं मैग्नीशियम यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, वो +2 में चेंज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा,
हो रहा है। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इटसेल्फ क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब एक रिजल्ट निकला मेरे दिमाग में, वो आपके दिमाग में भी आएगा। जितने डेल्टा जी कम होंगे कम होंगे कम होंगे, ऑक्साइड के फॉर्मेशन के डेल्टा जी, डेल्टा जी जितने कम होंगे कम होंगे कम होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इनवर्सली का रिलेशन निकला है। इसी क्वेश्चन को मैं किसी और से बात करूं या सारी जनता को समझ में आ गई बात, ये क्या बोल रहा है? किसी भी मेटल के ऑक्साइड का डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव है, मतलब इसको यूं बोल लो, नेगेटिव है ज्यादा, गोली मारो सबको, किसी भी मेटल के ऑक्साइड का डेल्टा जी जितना कम है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब फॉरवर्ड जा रही है, उसका ऑक्साइड इजिली बन रहा है। और जिसका ऑक्साइड इजिली बन रहा है, ऑक्साइड ऑक्साइड इजिली बन रहा है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गई, और जो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गई, दैट मेटल वर्क्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों जी? श्रेहना क्लास में है? चलो, तो ये बात आपको समझ में आती है श्रेहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी मेटल के ऑक्साइड के बनने का डेल्टा जी जितना नेगेटिव होएगा, इसका मतलब उसका ऑक्साइड बनना आसान है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई है? तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो ब्रेक लग गए भाई। अब आपके बुक में जो लिंगम डायग्राम है, एक बार उसको ध्यान से देखो तो तुम्हें पकड़ में आएगी सारी बातें एक एक करके। फिर मैं इसके और जो फीचर है वो लिख दूंगा। लिसन केयरफुली। मैग्नीशियम 12 नंबर सबसे नीचे नीचे है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। एल्यूमिनियम थोड़ा सा पुअर हो गया। क्लियर ना? इस लाइन को मैं ऐसे खींच देता हूं, ये लो जी। बस इस ब्लैक लाइन से नीचे नीचे झांकना, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में झांकते रहना, अपने नोट्स जो आपकी बुक है ना उसके भी लेफ्ट में झांकते रहना। लो जी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चलो जी 3 एलिमेंट तो याद हो गए कि मैग्नीशियम अच्छा है अगर मैं 1623 केल्विन से नीचे हूं, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, एल्यूमिनियम थोड़ा बुरा है, सिलिकॉन और बुरा है, और जिंक थोड़ा सा और बुरा है। जितना ऊपर जा रहे हो ना, तरनप्रीत ने तो सिर पे कट लिया, मैं भी ऐसे बैठता हूं। क्यों तरन? चलो, तरन बोल नहीं रही। हाँ भाई, आयुष क्या कह रहा था बच्चे? 12, 13, 14 और 30 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट 1623 केल्विन से नीचे कौन हुआ? 12 नंबर। उससे थोड़ा सा पुअर कौन हुआ? 13 नंबर। उससे थोड़ा सा ऊपर कौन हुआ? 14 नंबर। उससे थोड़ा सा ऊपर मतलब पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? 30 नंबर। वापिस, मैग्नीशियम इज वेरी गुड रिड्यूसिंग, एल्यूमिनियम स्लाइटली पुअर, सिलिकॉन पुअर, जिंक उससे भी पुअर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि जितना मैं किसी भी, प्रतिभा तो रो रही है, सिर दुख रहा है बच्चा? है प्रतिभा, सिर दुख रहा है क्या? नहीं। चलो, तो 12 नंबर बहुत अच्छा रिड्यूसिंग है, 13 उससे थोड़ा सा बुरा है, 14 नंबर उससे बुरा है, जिंक थोड़ा और बुरा है, आयरन उससे और बुरा है, मरकरी उससे, और सबसे पुअर कौन है? एजी। मैं फिर कह रहा हूं आप अपने लिंगम डायग्राम को देखो, और मैं ये नहीं कह रहा याद करो बच्चे, मैं किसी को कह नहीं रहा को कौन बोलता है करना है, मैं कह रहा हूं मैं ही याद करवा रहा हूं तुम्हें क्लास के अंदर। सबसे नीचे 12, फिर ऊपर 13, फिर 14, फिर आपके पास 30 नंबर, फिर 26 नंबर, फिर आपके पास मरकरी, आपके पास मरकरी फिर एजी। याद हो गया? साथ ही तो मेटल है गिन चुन के, और लिंगम में कोई काम ही नहीं करना तुमने। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर तुम इस लाइन को रब करके थोड़ा राइट में झांकना शुरू कर दो, तो नीली वाली लाइन जो ब्लू लाइन है, अगर देखो तो ये एल्यूमिनियम वाली थी, और मैग्नीशियम वाली लाइन इससे ऊपर चली गई,
1623 केल्विन से ऊपर। अब एल्यूमिनियम अच्छा बन गया, मैग्नीशियम बुरा बन गया। जो लाइन जितनी नीचे है, जिसका डेल्टा जी जितना कम है, उसका ऑक्साइड बनना उतना आसान है। जिसका ऑक्साइड बनना जितना आसान है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और किसी की रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो साफ है उसका ऑक्सीडेशन इजी और वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या कह रहा है अवनीत? पक्की बात? चलो जी, अब मैं इसको थोड़ा सा वापस उसी साइज पे लेके आता हूं और यहां लिखना शुरू करता हूं 5वें नंबर पे। ये मेरे पास टी है, यहां डेल्टा जी है, और फिर एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहा हूं, फिर लिख रहा हूं रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ मेटल्स बॉटम से टॉप की तरफ। मैं भूल गया क्या लिखने, डिक्रीज और इंक्रीज। बॉटम से टॉप की तरफ डिक्रीज है, इसका मतलब बच्चे सुन रहे हैं। तो इलिंगम डायग्राम में बॉटम से टॉप की तरफ रिड्यूसिंग करेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, बट उसमें एक स्केल चेक करना, जो जितना नीचे है, जो जितना बॉटम में, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो जितना अप पार्ट में उतना पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। अप पार्ट में सिल्वर मरकरी टाइप से। तो इलिंगम डायग्राम समझ में आया आपको क्या बात हो रही है? अब एक काम करो जल्दी से, या फिर इसको एज ए होमवर्क ले लो। जो इलिंगम डायग्राम के पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 5 है, पॉइंट नंबर 6 है, इसको आपने पढ़ लेना है। और मैंने जो इसकी समरी बनाई है वो आपने अगर लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो आपको मैं नोट्स भेज दूंगा। अच्छा है कि लाइव क्लास में लिख लो, उसका टाइम भी बचता है बच्चों का। 11वीं वाले आज मुझे समझा रहे थे, कहते सर लाइव क्लास में लिखने से टाइम बचता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तुमने इतनी बड़ी ज्ञान की बात मुझे सिखा दी आज। और ये मैं बोलते बोलते बूढ़ा हो गया कि लाइव क्लास में लिखते लिखते फेवर मिलता है, इससे टाइम बचता है, फिर रिवीजन कर लो। छठी बात बोल रहा हूं, अगर कभी भी डेल्टा जी और टी के ग्राफ में कोई एब्रप्ट चेंज आ गया, इस टाइप का चेंज आ गया, तो वो फिजिकल चेंज को दिखा रहा है। मतलब सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, ऐसे फिजिकल चेंज को दिखा रहा है। सॉलिड गैस लिक्विड चेंज ऐसे दिखा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड और गैस ऐसे चेंज दिखा रहा है। एब्रप्ट चेंज कई बार इसे पूछ लेते हैं, ट्रू फॉल्स बना देते हैं। और हमारे आरपी असाइनमेंट और बुकलेट की खासियत ये है, वो सारी की सारी सिंगल सिंगल लाइन पे काम कर लेती है। मोक्ष ने अपना कैमरा बंद कर रखा है, मोक्ष भैया ऐसे नहीं चलेगा भी, या तो तुम्हारा कैमरा ही काम नहीं कर रहा। तो वापस बोलना बेटा। नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू एमपी है ना, वो चेंज आ रहा है, इधर इंडिकेशन ऑफ चेंज, नॉट की चेंज यही होना है, चेंज हो जाएगा। मतलब पूछना भी एड्रप्ट, वो जो सडन चेंज है, अगर किसी का ग्राफ चलते चलते सडन उसमें ब्रेक आ गया लाइन में, तो इट इंडिकेट्स, आप बोलोगे जी फिजिकल स्टेट का चेंज है। अगर कोई सॉलिड होएगा तो मे बी लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड होगा मे बी गैस बन जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है ना विदाउट एनी एब्रप्ट चेंज, तो इसका मतलब उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं है। जैसे इस लाइन को देखो, सिलिकॉन सोल, मान लो ये सॉलिड है और वैसे है ही सॉलिड, सॉलिड 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 सॉलिड, मतलब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिलिकॉन सॉलिड ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम मैग्नीशियम की बात कर रही हो, तो मैग्नीशियम सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो पक्का इसके बाद लिक्विड ही बन सकता है, और तो क्या होएगा, सॉलिड के बाद तो लिक्विड ही आता है। तो इसमें पता है क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट 1636 केल्विन पे ये भाई साहब अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर गए। तो आपके पास ये होमवर्क है, इसको ईमानदारी से कर लेना। मैं तो कई बार बोलता हूं कि बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है ना वो तो लिमिटेशन के बारे में बात कर लेता हूं, ध्यान से सुन लेना। जितना भी तुम्हारे पास इलिंगम डायग्राम है, इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, ये काइनेटिकली सपोर्टेड नहीं है। हमें नहीं पता इसकी सच में मैकेनिज्म चलती है भी कि नहीं चलती है। नॉट सपोर्टेड बाय द काइनेटिक्स। बट सिर्फ किससे सपोर्टेड है, इट इज सपोर्टेड बाय
थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा जी देखा, अगर नेगेटिव है तो हमने बोल दिया हो गया हो गया हो गया। डेल्टा जी पॉजिटिव है, हमने बोला नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। डेल्टा जी जीरो है तो हमने बोला जी रिवर्सिबल है। वो सच में इसको मैकेनिज्म इसकी फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हमें पता ही नहीं है इनके बारे में। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, अबाउट द इलिंगम डायग्राम। क्यों भी जपनूर, ठीक है जी। चलो, नॉट सपोर्टेड बाय द काइनेटिक्स, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। समझ गए इसको। ये एक्सरसाइज 4-5 आप थोड़ा सा काम ले लो। यूज ऑफ कार्बन फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल, इसके बारे में आपको एक बिल्कुल फाइनल समरी बनवा के दे देता हूं। इसकी हेडिंग में जरूर लिख लेता हूं। एक बात देखिए आपने, हमने उसके अंदर ना 7 मेटल तो उठा लिए, 2 लाइनें हमने मिस कर दी उसके अंदर से। एक तो कौन सी वाली, कार्बन वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको भी हम पोस्टमार्टम कर डालते हैं। ध्यान से सुनना और समझना। यूज ऑफ कार्बन फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। थोड़ा सा आपको फोकस करना है, उसी इलिंगम से मैंने लाइनें निकाल रखी हैं, तो आपको चेक करनी है इन लाइंस के बारे में क्या क्या फिनोमिनन है। एक लाइन अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट चल रही है, टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल में चल रही है, ये डेल्टा जी है। एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है उसको हम रेड पेन से लिख देते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम ब्लू लाइन से लिख देते हैं, और एक ब्लैक हुई गई है आपके पास। जो नीचे की तरफ आ रही है उस पर फोकस करना, 2 कार्बन O2 2 CO। अगर आप सुन पा रहे हो तो यहां एक ऑक्सीजन था, यहां 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन गए, तो मुझे बोलने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि एंट्रोपी बढ़ गई। जब भी कोई सॉलिड लिक्विड से लिक्विड गैस में बदलेगा, चैप्टर का नाम थर्मोडायनामिक्स, क्लास का नाम 11, उसके अंदर लिखा हुआ है एंट्रोपी कॉन्सेप्ट के अंदर, व्हेन द फिजिकल स्टेट इज बिकम लेस कंडेंसेट, एंट्रोपी घटी, और मोर कंडेंसेट घटी, लेस कंडेंसेट तो बढ़ गई। इसको सिंपल वर्ड्स बोल दूं, सॉलिड की कम है, लिक्विड की ज्यादा है, और गैस की सबसे ज्यादा है। कौन, एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिस्टरबेंस, क्योस। सारे सदमे में लग रहे हैं। इससे तुम सोचते होगे ना इससे अच्छा 11वीं पढ़ लेते तो इतना सूखा होता काम अब ना। अब ये ना निकम्मा आदमी वीडियो और करवा के बैठता है, इतनी देर में तुम सो रहे होते, खर्राटे मार रहे होते। असली तो तुम्हारे जब से वीडियो हो रहे हैं तुम, असली तो तुम अब सामने आई हो। अब जो पढ़ना चाहेगा वो दिख जाएगा, जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो भी दिख जाएगा। और ना तुम्हारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश होंगे, इतनी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ना ये पकड़ में तो अब आए हैं टीचर के ना, अब तक तो मजे ले रहे थे जिंदगी के। मैं तो इस बात की गारंटी लिखने को तैयार हूँ कि सबसे खुश तुम्हारे पेरेंट्स हैं। किस दिन ना मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि ना एक दिन कैमरे पे पेरेंट्स को लाकर उनके फीडबैक ले ले कि ना कि बच्चों की क्लास प्रॉपर लग रही है, पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे गारंटीड। और इससे बड़ी बात क्या, मम्मी पापा खुश तो मतलब भगवान खुश हो गए, बस और क्या चाहिए। हाँ, लेस कंडेंसेट वो सॉलिड है, मोर कंडेंसेट, मेरी वर्ड गलत, मोर कंडेंसेट, कंडेंस सॉलिड, लेस कंडेंसेट लिक्विड, लीस्ट कंडेंसेट गैस। इसलिए मैंने वर्ड्स बदले थे, आसान वाले वर्ड्स डाले थे कि सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने आसान वाले वर्ड डाल दिए थे। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम है, लिक्विड की थोड़ी ज्यादा है, गैस की सबसे ज्यादा है। केओस, रैंडमनेस, डिस्टरबेंस। क्यों जी। हाँ जी, यहाँ 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, यहाँ 2 CO2 है। थोड़ा मेरे साथ में टिकना और बात को समझना, बीच वाली लाइन को भी टच नहीं कर रहे हैं। सुनो, जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, आपने देखा जो 2C+O2 वाली लाइन है, 2CO बनने वाली, वो क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। और उसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव में इंक्रीज इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसका दूसरा मतलब क्या निकला, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत अच्छी लाइन है बच्चे, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ
with increasing temperature carbon C carbon becomes good reducing agent। कार्बन अपने रिड्यूसिंग पावर को बढ़ाता जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर फेवर्ड, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। लो टेम्परेचर फेवर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो तीसरी बात करें, टेम्परेचर जब लेस है तो जो कार्बन मोनो और ऑक्सीजन वाली लाइन है, कार्बन मोनो और ऑक्सीजन वाली जो लाइन है, जो टेम्परेचर कम है तो वो डाउनवर्ड है। चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो, ये वाली लाइन 400 डिग्री पे यानी लो टेम्परेचर पे, लो वाला एरिया, ये हाई टेम्परेचर एरिया। लो टेम्परेचर वाले एरिया में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन मोनो है। इधर कार्बन है और हाई टेम्परेचर की रेंज में कार्बन है, इधर कार्बन मोनो है। इससे अच्छा क्या चाहिए? इस ग्राफ ने सब कुछ बता दिया, तामझाम खत्म। विच वन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? आपने कहा जी डिपेंड करता है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का टेम्परेचर क्या है। कहते जी लो टेम्परेचर, आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाई टेम्परेचर कार्बन। और कई बार इसको ऐसे भी सीख सकते हो, सॉलिड हाई टेम्परेचर पे अच्छा है और गैस लो टेम्परेचर पे अच्छी है, अपने अपने तरीके। कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ है। कब? लो टेम्परेचर पे। कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ है। कब? जब टेम्परेचर ज्यादा है। और अगर लगता है डेल्टा जी नहीं, तो अपने दिमाग को ऐसे तैयार करो, सॉलिड इज रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर और गैस इज रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। मतलब कम टेम्परेचर पे कार्बन मोनो, हाई टेम्परेचर पे कार्बन। ये आपके सामने। बोलो जी। बस इसको भी, ये भी थोड़ा तुमने ना ऐसे होमवर्क रीड करना है। मैंने इसके एक्सट्रैक्ट आपको सारा लिखवा दिया है। ये एक होमवर्क है तुम्हारे पास, कुछ काम घर भी करने के लिए होना चाहिए ना, 15-20 मिनट का पढ़ने के लिए। इसको रीड कर लेना भाई। और ये लिख, हाँ जी हाँ, तुम्हारी जो ये है आईसी वाली में, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम टू, इस पर तो जेडएनएस बना हुआ है, ये नहीं, वॉल्यूम टू इसमें। हाँ, 7वें 8वें पेज पे होएगा ज्यादा से ज्यादा जाकर, लिंगम डायग्राम वाली 7th 8th पेज पे है। ठीक है, ठीक है जी। हम्म, ये कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना हुआ है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है। सुनो भी ध्यान से अब, मेरे पास सिर्फ कहां पर बच्चे? इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, वो तो कारण हो गया ना। ये 2 गैस है, ये 3 गैस है और ये 2 गैस है। तो यहां जो डेल्टा एस है आपके पास, निगेटिव जा रहा है, और ऊपर वाले में डेल्टा एस पॉजिटिव जा रहा है। एस मतलब एंट्रोपी। ठीक है, एक बार रीड करोगे ना इससे एज ए होमवर्क तो बात समझ में आ जाएगी। अब आप पता क्या कर चुके हो, मेटल तक पहुंच चुके हो। अब फाइनल स्टेज आ रही है बच्चे, मेटल से मेटल को ही गेन करना है, बट 100% वो होता नहीं कभी भी। सो मेटल टू मेटल अगर आप एक सीक्वेंस में बोलो तो शायद तान्या को बात समझ में आ जाए। नंबर 1 माइनिंग हुई, उससे मिनरल निकला, मिनरल का हमने इंप्योरिटी दूर करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कराया, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोगों ने ग्रेविटी सेपरेशन या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन या लीचिंग करवाया। चलो, उसके बाद मेरे पास जो प्रोसेस हुआ वो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, हाइड्रेट हो, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, कुछ भी हो, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। उसके बाद उसमें फ्लक्स और स्लैग आ गया। उसके बाद फिर मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदलना है। उसके अंदर मेरे पास स्मेल्टिंग भी आया। क्लियर? मेरे पास स्मेल्टिंग भी आया। लखबीर ये दिल क्यों दिखा रहा है भाई? मजे ले रहा है? तो ओके, मुझे लगा दिल धड़क धड़क के चीख रहा है, बहुत केमिस्ट्री हो गई। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, तो मेटल के ऑक्साइड से मेटल तक पहुंचे। उस मेटल के ऑक्साइड तक पहुंचने में हमारे पास, मेटल के ऑक्साइड तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक था सेल्फ या ऑटो रिडक्शन। उसके बाद था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसके बाद था हमारे पास हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर?
उसी के अंदर फिर हम स्मेल्टिंग पे गए। स्मेल्टिंग में कार्बन एज और कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर गैस एज रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और वहां हमने एंड करके फिर एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की खोज में चले गए। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है, सर्चिंग मारनी है, तो भाई फिर तो एक बात पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है एलिंगम डायग्राम। और उसकी थ्योरी थोड़ी सी मैंने आपको कहा, एक बार रीड करना, सिंगल लाइन भी नहीं फंसेगी, गारंटी है। क्लियर? तो बस आपको समझना है कि क्यों बना रहे हो, किसके बीच बना रहे हो। जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन कब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कार्बन मोनो कब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज अ सिंपल फंडामेंटल। अब फाइनल स्टेज है बच्चे जिसके अंदर मुझे क्या करना है, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। तो इसके अंदर डिस्टिलेशन भी है, लिक्वेशन भी है। क्लियर? हेडिंग डाली हुई है, डिस्टिलेशन भी है, लिक्वेशन भी है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इसको मैं पहले समझा देता हूं, चलो जी। हाँ भाई ध्यान से सुनना भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेके जा रहा हूं। मेरे पास अब शायद आपको समझ में आएगी प्रोसेस क्या है। मैंने मेटल टू मेटल की तरफ ही आना है, मेटल टू मेटल, लेकिन ये मेरे पास इम्प्योर है और इसको मैंने 99.9% तक प्योर पे लेके जाना है। बस 1 मिनट मुझे और दे दो, उसके बाद हम काम शुरू खत्म करते हैं। ये नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। शिवम तुम क्लास में हो? शिवम तुम, जो बच्चे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे ना वो पछताएंगे बहुत, इतनी गारंटी है अपनी, क्योंकि मैंने इसको पहले भी बोला था तब भी नहीं बोल रहा था। हाथ खड़ा किया इसने, और पछताएगा सेंस मतलब क्या था वो आप समझ लेना अपने आप ही। जो टीचर के साथ नहीं इंटरेक्ट कर पाए ना, बस वो स्मूथ ही चलेगा उसका सारा काम अब। हाँ भाई याद करो, आप में से एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बच्चे नीचे याद कर ले, शिवम हाथ नीचे कर ले बेटा। एक था आपके पास एनोड, एनोड था आपके पास इम्प्योर अगर आपको याद हो किसी बच्चे को तो, और कैथोड आपके पास था प्योर किसी बच्चे को याद हो तो। और यहां आपने ले रखा था क्या, कॉपर इम्प्योर, कॉपर प्योर, और यहां ले रखा था आपने कॉपर सल्फेट, याद आ रहा है? बस हाईएस्ट 30 सेकंड है, बस सुनो। यहां से कॉपर यहां डिपॉजिट हुआ, मतलब फ्रॉम सॉल्यूशन टू द कैथोड। कैथोड कैसा होता है बच्चों को पता है, नेगेटिव। एनोड कैसा होता है बच्चों को पता है, पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इस सॉल्यूशन से, फ्रॉम सॉल्यूशन, क्लियर, एट कैथोड कैसी रिएक्शन हो गई, कॉपर +2। अगर भूल जाओ तो एक बात याद कर लेना कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है जी। और अब एनोड पे क्या हुआ, कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में पहुंच गया, और थोड़ी देर में यहां एनोड मड इकट्ठा हो जाएगा। तो कई बार भूल गए कि एनोड मड, एनोड प्योर है इम्प्योर है, प्योर है इम्प्योर है, तो एनोड मड से पता चल जाएगा प्योर है कि इम्प्योर है। एनोड मड देखकर पता चल जाएगा कि जो एनोड था वो इम्प्योर था। समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक बार लास्ट एंड फाइनल इसको थोड़ा सा रीड कर लें ताकि आपको घर नहीं पढ़ना पड़े। मेनी ऑफ द मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लेड एटसेट्रा आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। तो नेम याद रखो बस इनके। उसमें से कॉपर हमने कर लिया, एल्यूमिनियम लास्ट में जाकर करेंगे। क्लियर है? द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, अभी बताया मैंने, व्हाइल अ थिन शीट ऑफ प्योर मेटल एक्ट्स एज कैथोड, अभी बताया मैंने आपको। ऑन पासिंग द करंट द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, अभी जस्ट बात हुई आपसे। an equivalent amount, same amount of the metal gets dissolved from the anode. The soluble impurities passes into the solution, while the insoluble one, especially the less electropositive,
स्पेशली द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब सोडियम वोडियम नहीं, फर्स्ट डे सेकंड डे नहीं, वो तो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉट फर्स्ट डे सेकंड डे। कई बार ऐसे करके अपने दिमाग को समझा लेना बनता है, नॉट फर्स्ट डे सेकंड डे। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? हो सकता है वो गोल्ड की बात कर रहा हो सकता है वो एजी की बात कर रहा हो सकता है वो कॉपर की बात कर रहा हो सकता है वो मरकरी की बात कर रहा हो। क्लियर ना? तो वो एनोड मड बनेगा, तो एनोड मड का कॉम्पोजिशन भी एक टारगेटेड पार्ट है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड एंटीमनी। इसमें से ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फर्स्ट सेकंड तो भूलेगा ना बच्चे, वो तो अपना सोल्ट बनाएगा, जो नहीं बना सकते वो एनोड मड बना गए। ठीक है जी, तो कल इसके आगे बढ़ते हैं और काम 100% खत्म करते हैं। मेरे इस चैप्टर का 90% कवरेज कर लिया हम लोगों ने ना, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे और एंड करेंगे चैप्टर को। ये रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ओके। बस एक ना फास्ट रिवीजन कर लेना, 90% हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा। इससे जुड़े हुए आरपीएस असाइनमेंट भी खत्म कर ही लेना ना। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं कल। कल 40 एक मिनट लगेंगे बच्चे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर टाइम बचते ही करवा दूंगा बच्चे, कम कॉन्सेप्ट तो 15-20 मिनट का ही है। मैं करवा दूंगा फिर ना एक ऑक्सीडेशन नंबर, उससे ना बहुत फेवर मिलेगा, आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बड़ा फेवर मिलेगा ना। ठीक है भाई, चलो बुकलेट कल शुरू कर लेंगे 20 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद। जपनूर क्या चीज? मेरे व्हाट्सएप पे लिखना जपनूर।